देखिए, क्योंकि अब चैप्टर खत्म होने वाला है ना, तो नेक्स्ट चैप्टर भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते ना, इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। हमारे पास टाइम है अभी, एक टॉपिक और है छोटा सा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि जो सिकल सेल एनीमिया है, उस सिकल सेल एनीमिया को दो जीन निर्धारित करते हैं, और ये जीन है HbA और HbS, हैं दोनों जीन। अगर ये दोनों जीन विषम युग्मजीय अवस्था में हो तो वह व्यक्ति होता है वाहक। क्या होता है वह व्यक्ति? वाहक, है ना। और अगर ये जीन समयुग्मजीय अवस्था में हो, स्पेशली HbS वाले में, तो वह व्यक्ति होता है रोगी। नहीं आई बात समझ में? आपकी बुक में ज्यादा नहीं है इसके बारे में, केवल उसने प्रभावी अप्रभावी को समयुग्मजीय विषम थोड़ा सा बताया है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जिन व्यक्तियों में HbA और HbS विषम युग्मजीय जीन हो, वो व्यक्ति वाहक होते हैं। वाहक कैसे? देखो, कोई व्यक्ति है तो उसमें ये HbA और HbS वाला जीन है, दो जीन, और दूसरा व्यक्ति है उसमें भी HbA HbS वाला जीन है। इन दोनों के मध्य विवाह हुआ, ये स्त्री मान लेते हैं, पुरुष मान लेते हैं, है ना। तो ये वाली कंडीशन आएंगी कि नहीं आएंगी? आएगी ना HbS वाली। तो मैं आपको बता दूं कि S का मतलब है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार समयुग्मजीय अवस्था में आ जाए, HbS वाली अवस्था में आ जाए, तो उस व्यक्ति में ही सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, ना तो विषम युग्मजीय इस प्रकार वाले में और ना ही HbA वाले में। A का मतलब होता है एब्सेंट और S का मतलब है सिकल सेल एनीमिया वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ से इतनी सी बात समझनी है कि जब व्यक्ति विषम युग्मजीय अवस्था में होता है तो वो तो वाहक होता है, और समयुग्मजीय HbS वाली अवस्था में यह व्यक्ति रोग के लक्षण शो करता है, ठीक है। और उसने एक बात बताई है कि अगर कोई व्यक्ति या बच्चा विषम युग्मजीय होता है तो उसमें कभी भी मलेरिया रोग नहीं होता। क्या नहीं होता? मलेरिया रोग। अच्छा, क्यों नहीं होता भाई मलेरिया रोग? अब इसका भी एक कंसेप्ट है। मलेरिया, तो मैं आपको बता दूं कि मलेरिया का जो परजीवी है, मैंने आपको कई बार इसके बारे में बात भी की है। दो बातें होती हैं, एक तो मलेरिया परजीवी और एक मलेरिया वाहक। मैंने आपसे कई बार कहा है कि भाई मलेरिया को कौन फैलाता है, या मलेरिया रोग को फैलाने वाला जीव कौन सा है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, दो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है। एक तो होता है मलेरिया रोग का रोग कारक, और एक होता है मलेरिया रोग का वाहक। तो आप तुरंत एक ही शब्द रट के रखते हैं, मादा एनाफ्लीज, है ना। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि मलेरिया रोग जो होता है वो एक परजीवी से होता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। और इस रोग का जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है। क्या होती है? मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है। NCERT कोर्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और मैं इसको हर बार बताता था कि भाई इसमें कंफ्यूज आप मत होना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, ठीक है। हमारे इस सिलेबस में मलेरिया पूरा एक डिजीज के रूप में टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे इसको, और है ना। तो मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम और मलेरिया का रोग वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है ना भाई। अच्छा, ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसका जो मुख्य भोजन है वो RBC है। क्या है? RBC। और RBC में भी स्पेशल कौन? हीमोग्लोबिन।
कौन है? हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया डिजीज है, कौन सी डिजीज है? सिकल सेल एनीमिया। तो आप मुझे बताइए उस व्यक्ति की आरबीसी में कंप्लीट हीमोग्लोबिन है क्या? नहीं है, क्योंकि उसकी जो विषम युग्मज की बात चल रही थी। जो सिकल सेल एनीमिया वाला होगा उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन जो विषम युग्मजी व्यक्ति होते हैं उनकी आधी जो आरबीसी होती हैं वो खत्म होती हैं। हाफ जो आरबीसी होती हैं वो हंसिए जैसी होती हैं, है ना। तो मैं कहूँ कि उनमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम होता है। तो इन प्लाज्मोडियम को विषम युग्मजी व्यक्तियों में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता और वो अपना इसमें जीवन चक्र नहीं चला पाते। ठीक है, तो इसलिए जो व्यक्ति विषम युग्मजी अवस्था वाले होते हैं ना, या मैं ये कहूँ कि जो वाहक होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, उन व्यक्तियों में या उन बच्चों में यह मलेरिया के विरुद्ध एक वरदान की तरह होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक बात किसके बारे में? सिकल सेल एनीमिया के बारे में। बहुत छोटी सी बात है, सिकल सेल एनीमिया आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। सिकल सेल एनीमिया की डेफिनेशन और उसके बाद उसका आरेख और एक बेसिक कंसेप्ट कि HbA और HbS इसको दो जीन कंट्रोल करते हैं। अगर ये विषम युग्मजी अवस्था में है तो वो वाहक, और अगर HbS समयुग्मजी अवस्था में आ जाए तो उस व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया के लक्षण शुरू होते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति विषम युग्मजी होते हैं या छोटे बच्चे जो विषम युग्मजी होते हैं उनमें मलेरिया नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब जो लास्ट है वह है फेनाइल कीटोनूरिया। बिल्कुल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फेनाइल कीटोनूरिया, या नूरिया आप इसको कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो फेनाइल कीटोनूरिया क्या होता है भाई? कि एक फेनाइल एलिनिन होता है, उसको टायरोसिन में एक अम्ल, एक पदार्थ होता है फेनाइल एलिनिन, इसको नॉर्मल रूप से टायरोसिन में बदलना होता है, और इस टायरोसिन बदलने के लिए एक एंजाइम होता है हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो किन्हीं व्यक्तियों में फेनाइल एलिनिन को टायरोसिन में बदलने वाला एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता व्यक्तियों में। कोई व्यक्तियों में जीनों के कारण इस एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता। मान लीजिए कोई जीन इस एंजाइम का संश्लेषण कर रहा था और वो जीन उस व्यक्ति में प्रेजेंट नहीं है, तो होगा क्या? फेनाइल एलिनिन जो पदार्थ है वो टायरोसिन में नहीं बदलेगा और हमारी बॉडी के अंदर जमा होता जाएगा, और जब वो ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाएगा तो उसका जो प्रभाव है वो मुख्य रूप से मस्तिष्क पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? मस्तिष्क पर पड़ता है। तो उस डिजीज को हम फेनाइल कीटोनूरिया कहते हैं। ठीक है, कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज नहीं है ना। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। वैसे तो इसके सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करा दूं और कुछ आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा जिसके आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, हाँ, अब हम कुछ क्वेश्चन भी आपसे पुट अप किया करेंगे, पूछा करेंगे ना, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार इसको हम दोबारा से देख लें अपने चैप्टर को। सुनिए, सबसे पहले जो हमने बात की थी वो 5 सिंड्रोम के बारे में बात की थी, और वो सिंड्रोम का डिवाइडेशन हमने कैसे किया था। सबसे पहले अलिंग गुणसूत्र संबंधी कुछ बातें थी हैं, तो उनमें सबसे पहले जो सिंड्रोम था वो कौन सा था भैया? डाउन सिंड्रोम। क्या था?
डाउन सिंड्रोम, है ना। अभी मैं यहीं से क्वेश्चन पूछूंगा, आप दोबारा से इसको समझना, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में मुख्य बात क्या थी कि यह 21वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है, डाउन सिंड्रोम क्या है, 21वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है इसके ट्राइसोमी के कारण, यानी कि 21वें गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाने से डाउन सिंड्रोम डिजीज हो जाती थी, ठीक है। और इसके लक्षण क्या थे भाई, किसका कपाल चौड़ा होता था, ठीक है, मुंह इसका खुला हुआ होता था और जीभ इसकी बाहर निकली हुई होती थी और उंगली भौंथरी ब्लंट थोड़ी गोल टाइप में होती है, ठीक है। तो इसको हम मंगोलियाई मूर्ख भी कहते थे। क्या कहते थे, मंगोलियाई मूर्ख। तो ये कौन सी डिजीज थी, डाउन सिंड्रोम डिजीज थी, ठीक है। आपको याद रह जाएगी कि 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। इससे ग्रसित व्यक्ति जो शिशु होता है उसका ललाट चौड़ा, मुंह खुला हुआ, जीभ बाहर निकली हुई, उंगली भौंतरी, है ना, होठ लटके हुए आदि उसमें लक्षण शो होते हैं, जिसको हम मंगोलियाई मूर्ख के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकंड जो था वो था एडवर्ड सिंड्रोम, और एडवर्ड सिंड्रोम में आपको याद रखना है 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण, ठीक है। फिर था क्राइडू-चैट सिंड्रोम, और जो क्राइडू-चैट सिंड्रोम था वो 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के कारण, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के कारण, ठीक है। तो क्राइडू-चैट, इसमें क्या होता है कि बच्चा बिल्ली की तरह होता है, बच्चा बिल्ली की तरह होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अलिंग गुणसूत्र संबंधी 3 सिंड्रोम देखे थे, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्राइडू-चैट सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपको पता चल गया होगा कि 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण ये उसके लक्षण होते हैं। एडवर्ड आपको पता चल गया होगा 18वें गुणसूत्र के कारण। अच्छा, इस व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होंगे, 47, इसमें भी 47, लेकिन इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो ये 3 सिंड्रोम तो हमने देखे थे, किससे संबंधित, अलिंग गुणसूत्र से संबंधित, है ना भाई। और फिर हम बात करेंगे लिंग गुणसूत्र संबंधी। तो लिंग गुणसूत्र संबंधी की बात करें तो हमने मुख्य रूप से टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात की थी, और टर्नर सिंड्रोम हमेशा क्या होती है, एक महिला होती है। इसमें क्या होता है, हमेशा एक्स गुणसूत्र की कमी होती है। तो इसका जीनोटाइप क्या आता है, 44 प्लस X0 होता है, और इसमें टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 45 होते हैं। कितने होते हैं, 45 होते हैं। लक्षण की मैं बात करूं तो आप जानते ही हैं, मंदबुद्धि होती है, अल्प विकसित होती है, स्तन अल्प विकसित होते हैं, अंडाशय भी अविकसित होता है। भाई सिंपल सी बात है कि आप एक एक्स गुणसूत्र की कमी कर रहे हैं, और जब एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो गई तो उसमें मादाओं के पूरे लक्षण नहीं आते, ठीक है। इसी प्रकार हमने बात की थी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो होता है वो हमेशा पुरुष होता है। इसमें क्या होता है, या तो एक्स या वाई गुणसूत्र की अधिकता होती है, जिससे हमेशा इसमें 47, 48 या 49 गुणसूत्र भी हो सकते हैं, है ना। 47, 48, 49 गुणसूत्र भी हो सकते हैं। तो इसका जीनोटाइप मुख्य रूप से XXY, ये मुख्य जीनोटाइप है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, 44 प्लस XXY, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये दोनों जीनोटाइप आप विशेष रूप से याद रखना, टर्नर सिंड्रोम का 44 प्लस X0 और क्लाइनफेल्टर का 44 प्लस XXY, ठीक है। और यह इसमें एक वाई गुणसूत्र की अधिकता भी हो जाती है,
तो जब इसमें अच्छा, जब ये वाली कंडीशन होती है तो पुरुष में स्तन विकसित हो जाते हैं जो मादा की तरह हो जाता है, थोड़ा सा, है ना, लंबे होते हैं। लेकिन अगर वाई गुणसूत्र की अधिकता हो तो वो व्यक्ति हमेशा अपराध प्रवृत्ति वाले होते हैं। ठीक है, तो 2 हमने सिंड्रोम, तो 3 पहले और 2 ये, 5 सिंड्रोम विशेष रूप से आपको याद रखने हैं। क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद हमने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की थी, जिसको आप लिंकेज कह रहे थे। क्या कह रहे थे? लिंकेज। लिंकेज क्या है भैया? स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद है। क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद। इसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं जो साथ साथ वंशागत होते हैं, इसे हम लिंकेज कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक ही गुणसूत्र पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं जो अगली पीढ़ी में साथ साथ वंशागत होते हैं, उन्हें हम सहलग्न जीन और इस घटना को सहलग्नता कहते थे। एग्जाम्पल हमने किसके बारे में बात की थी? याद है ना आपको? बेटसन और पुन्नेट वाला एग्जाम्पल, जिसमें उन्होंने नीले पुष्प और लंबे परागकण, लाल पुष्प और गोल परागकण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया। तो पहली पीढ़ी में नीले और लंबे परागकण वाले पौधे हुए। अब इनका आप युग्मक बनाएंगे तो इनके युग्मक ये वाले बनेंगे, और इनका हमने क्या कराया फिर? टेस्ट क्रॉस। क्या कराया? टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस आप समझ गए ना कि F1 पीढ़ी का क्रॉस अगर हम अप्रभावी जनक से कराएं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहते हैं ना। तो इसके जो रिजल्ट आए थे या अनुपात जो हमें मिला था वो 7:1:1:7 मिला था, जबकि मिलना कितना चाहिए था? 1:1:1 मिलना चाहिए था। मतलब मैं आपको दोबारा से यहाँ बता दूं कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में एक लक्षण अपनी वंशागति स्वतंत्र रूप से करता था तो जो नए लक्षण बनाता था। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि कई बार एक गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होते हैं वो अगली पीढ़ी में साथ साथ जाते हैं, दूसरे लक्षण के साथ नहीं जाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अनुपात था वो जनक पौधों का ज्यादा मिला था और नए लक्षण थे वो कम प्रकट हुए थे, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन में नए और पुराने लक्षण बराबर रूप में प्राप्त हुए थे। अब आप जानते हैं कि नए लक्षण तो जब बन सकते हैं जब एक जीन अपने जीन को छोड़कर दूसरे के साथ चला जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लिंकेज को क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये लिंकेज भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमने क्रॉसिंग ओवर के बारे में बात की थी, और जीन विनिमय आप भली भांति जानते हैं। क्या होता है जीन विनिमय? कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य अगर जीनों का एक्सचेंज हो तो उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। और संतति में जो नए लक्षण उत्पन्न होते हैं ना, जो विभिन्नताएं आती हैं, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और उसके बाद आज जो हमने पढ़ा, हाँ, लिंग संलग्न वंशागति पढ़ी फिर। और लिंग संलग्न वंशागति में हमने अपने सबसे पहले जो टॉपिक किया था वो कलर ब्लाइंडनेस किया था, उसके बाद हीमोफीलिया किया था। तो आप कलर ब्लाइंडनेस जानते ही हैं, आपको याद ही रहेगा अभी तो, है ना, कि ऐसे व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि इनके एक्स गुणसूत्र पर शंकु कोशिका बनाने वाले जीन होते हैं, है ना। और अगर ये जीन प्रेजेंट या अप्रभावी रूप में है तो इस व्यक्ति में शंकु कोशिकाएं नहीं बनती हैं, मतलब वर्णक कोशिकाएं नहीं बनती हैं, और वो रंगों में अंतर नहीं कर पाता। उसकी वंशागति आप भली भांति जानते हैं।
ठीक है। ऐसे ही हमने हीमोफीलिया देखा था, इसको हम ब्लीडर्स रोग और रॉयल डिजीज के नाम से जान रहे थे। सेम वंशागति थी इसकी, ठीक है। और अभी सिकल सेल एनीमिया, और वो हमने किया ही है ना। चलिए, तो बात समझ में आ गई आपको। तो ये इस चैप्टर का रिवाइज था, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो आप मुझे बताना, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद क्या है? फटाफट आंसर दीजिए। स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद क्या होता है भैया? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है जिनके आने के ज्यादातर चांस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम व क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जीन प्रारूप क्या है? इस दूसरे क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से समझ लें, इसके आंसर भी आप लिखना। टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊं 5p सिंड्रोम किसे कहते हैं? इसका आंसर मुझे जरूर चाहिए। 5p सिंड्रोम किसे कहते हैं? ये नीट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 5p सिंड्रोम। अच्छा, 5p सिंड्रोम किसे कहते हैं ये आपने बता देंगे, और इसका एक लक्षण बताओ मुझे कि 5p सिंड्रोम का लक्षण क्या होता है, कैसे आप उसकी पहचान करेंगे, ठीक है। कि अर्थात जिस व्यक्ति में ये 5p सिंड्रोम होता है वो कैसा व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया के जीनोटाइप। सिकल सेल एनीमिया के आप जीनोटाइप बताइए मुझे, दोनों जीनोटाइप, और आप मुझे बताइए कौन सी कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया होता है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सिकल सेल एनीमिया जो है उसके जीन मुझे बताइए कमेंट में, कौन कौन से जीन होते हैं और किस अवस्था में। आप मुझे ये भी बताना कि किस अवस्था में वाहक और किस अवस्था में रोगी, दोनों आप मुझे बताइए, ठीक है। तो ये 4-5 जो हमने क्वेश्चन किए इनके आंसर आप करना। ये 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आ रही है? और पूछें क्वेश्चन 1-2 और। चलिए, एक मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं फिर, और इसी चैप्टर से पूछूंगा। चलिए, तो आप मुझे बताओ जो वर्णांध स्त्री होती है उसकी वंशागति कि आखिर वर्णांध स्त्री कब होगी। चलिए, आप मुझे कमेंट में इतना बता दीजिए कि जो वर्णांध स्त्री होती है उसके पेरेंट्स किस टाइप में होते हैं। केवल पेरेंट्स बताइए कि पेरेंट्स इस टाइप के होते हैं, ठीक है। हाँ, और सेम ये तो आप जानते ही हैं, रॉयल डिजीज के नाम से किसे जानते हैं, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन है इसमें, बहुत छोटे छोटे। तो आज के लिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था 36, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। अब आपका इस यूनिट में केवल एक चैप्टर रह गया है, ठीक है। ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 35, 36 और 37, ठीक है। और 37 चैप्टर की बात करेंगे हम कल।